going to discuss second bond parameter, that is bond length. ये question दिया था. I'm not discussing this right now because the lecture has not been uploaded yet. I'll upload the lecture today and will then discuss this problem. The second bond parameter, which is of importance to us, is whose comparison is obviously going to help us in order to predict various things during the reaction. ठीक है? That is bond length. अब bond length का मतलब क्या होता है? सबसे पहले bond length को हम लोग डिफाइन करते हैं दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. If this is an atom and it is reacting with some other atom, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ऐसा इंटरेक्शन जनरली आयनिक बॉन्ड्स में रहेगा और लोग के कोवैलेंट बॉन्ड्स में देयर विल बी ओवरलैपिंग. So in any case, if there is a overlapping, if there is no overlapping, that is ionic interaction हो रहा है. दोनों ही केस में बॉन्ड जो होता है, that is distance between the nuclei of the two interacting atoms. Distance between the nuclei of so the distance between this two nuclei is known as bond length. Bond length. Internucleus distance. Bond length is very much related to bond energy or bond strength. Bond energy is inversely proportional to bond length. If bond length is going to be greater, the bond energy is automatically going to be lesser. अगर bond length छोटा होगा तो bond energy जो है वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा. कहाँ पे? ये internucleus distance of two interacting atoms. Internucleus distance of two interacting atoms. This is bond length. It is also referred as average distance. अब ये average distance इसको क्यों बोलते हैं? Despite of the fact that atoms are bonded, still there is vibrations which keeps on going between the two atoms. ठीक है? ये दोनों atom जो होते हैं, they keep vibrating. There is vibrational motion और vibrational motion इनके अंदर में रहता है despite of them being bonded. तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियाई डिस्टेंस जो होता है वो वैरी करते रहता है. उस वेरिएशन के बाद मतलब उस वेरिएशन को अकोमोडेट करके जो डिस्टेंस बनता है एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. देयरफॉर दिस एवरेज वर्ड हैज बीन यूज्ड. ओके, सी पॉइंट ये है कि ये
बॉन्डेड एटम्स को ना हम लोग एक डंबल टाइप का यस, दो पार्टिकल्स बॉन्डेड है बट स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग समथिंग लाइक दिस। ये बात समझ में आ रही है? ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों बॉन्डेड है, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड दे आर वाइब्रेटिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी ये होते रहता है, ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग चेंज थोड़ी थोड़ी होती रहती है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस मोर और लेस। सो अब ऐसे में ऑब्वियसली द एवरेज डिस्टेंस जो हमको मिलता है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम is referred as bond length. Anyway, it is the average internuclei distance between two interacting atoms. Okay. Bond length is inversely proportional to bond energy, or bond energy is inversely proportional to bond length. Factors affecting the bond length. ठीक है, सबसे पहली चीज जो इफेक्ट करेगी बॉन्ड लेंथ को, दैट इज गोइंग टू बी atomic radii which are constituting the बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करने वाले जो दोनों एटम होंगे उनकी खुद की रेडियाई जैसी होगी। द रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स और इंटरैक्टिंग एटम्स इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डिफाइन बॉन्ड। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर जब हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। ठीक है, तो अब जस्ट एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सीजियम को लेते हैं और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं। सीजियम होता है बड़ा और ये होता है छोटा, बहुत छोटा। इन दोनों का बॉन्ड है, ठीक है, और हम कंपेयर करते हैं क्लोरीन एंड पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम एंड क्लोरीन, खैर ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कंपैरिजन, पर ठीक है, आयनिक है दोनों तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वी कैन स्टिल कंपेयर। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड, अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा या ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा या नीचे वाला बड़ा होगा? KCl। ठीक है, ये बड़ा है बट ये बहुत ही छोटा है, इसकी वजह से जनरली, और ये दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं। क्या क्या? सीजियम, सीजियम ये बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा। हेलो, हाँ, सो आई वाज सेइंग कि अगर अलग सेट्स ऑफ इंटायरली अलग सेट्स ऑफ एटम्स अगर इन्वॉल्व है ना, तो ऐसे केसेस में बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को, हाईलाइट ये कर रहा था, अगर बिल्कुल ही अलग सेट्स ऑफ एटम है तो ये पॉइंट जो होता है ना, दिस बिकम्स वेरी मच रिडंडेंट। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बेसिस पर हम, सॉरी, बॉन्ड लेंथ तो हम लोग करते हैं या बॉन्ड लेंथ का पता चलेगा, बट बॉन्ड एनर्जी की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना, दैट कैन नॉट बी 100% असर्टेन। ठीक है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि सेम ऑर्डर फॉलो करे, बट देयर आर गोइंग टू बी गुड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस। सो माय पॉइंट वाज वेरी सिंपल कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये इस वाले पॉइंट के लिए हमेशा वैलिड नहीं रहेगा if participating atoms or set of participating atoms are entirely different। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एटलीस्ट वन एटम इज गेटिंग रिपीटेड इन टू मॉलिक्यूल्स, तब हम बिल्कुल हैंड टू हैंड कंपैरिजन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? अदरवाइज अगर सिर्फ बॉन्ड लेंथ देखना है हमको, अगर सिर्फ बॉन्ड लेंथ देखना है
तो एटॉमिक रेडियस ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम, उसके थ्रू हम सिर्फ बॉन्ड लेंथ को देख सकते हैं, बट बॉन्ड लेंथ से वो एज अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर ना हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। बॉन्ड लेंथ as an independent parameter is not a very useful information for us, not a very useful, ठीक है, useful है but it's not very useful। हमारे लिए very useful information जो है वो है ये बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि रिएक्टिविटी वगैरह प्रिडिक्ट करने के लिए ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव, it is bond energy which is going to decide those that factor specifically। am I making sense? Secondly, the second parameter, difference in electronegativity of two atoms. Bond length is inversely proportional to difference in electronegativity। Electronegativity जितना ज्यादा होगा bond length उतना कम होगा, electronegativity जितना कम होगा, electronegativity difference जितना कम होगा bond length जो है उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज अ जनरल रूल, यहाँ पर बताया गया है। एंड इसके पीछे लॉजिक ये होता है, किसी भी सेट ऑफ एटम्स को अगर लेकर के देखते हैं ना, दो सेट ऑफ एटम्स को जिसमें से एक कॉमन हो दूसरा वाला वैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है और दूसरे वाले एटम का अगर साइज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो है ना, से एक एटम यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने और दूसरे एटम्स को वैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के साथ जनरली साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करती है, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, यही रिलेशनशिप रहता है। देयरफॉर दिस हैज बीन प्रेडिक्टेड। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स, the bond order between two atoms is again inversely proportional to bond length। and but ये जो है यहाँ पर strictly we have to make sure that the two atoms are same। we are comparing single bond, double bond and triple bond of between two atoms, ठीक है। और maybe three different bond orders between two atoms, same two atoms। सो कंपेयरिंग एटम्स जो होने चाहिए या बॉन्ड फॉर्मिंग एटम जो होने चाहिए, इंटरैक्टिंग एटम्स इस पॉइंट में सेम होने चाहिए। यहां पर क्या है, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। एज फार एज बॉन्ड लेंथ रिलेशन विद एटॉमिक रेडियस इज कंसर्न, दोनों अलग अलग है तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मोस्टली। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पर आउट ऑफ two pair of atoms, one atom must be same in both the pairs। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में दोनों पेयर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए दैट शुड बी सेम। इज दैट ओके? हैव वी नोटेड दिस डाउन? कैन वी नोट इट डाउन? नोट करके हो गया हम लोगों का? Arshit, Aditya, Noted too. Yes, sir. okay। बॉन्ड ऑर्डर वाले के लिए एग्जांपल दे रखा है, ये नंबर्स नोट कर। CC सिंगल बॉन्ड इज 1.54, CC डबल बॉन्ड इज 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड इज 1.2। बेंजीन के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बेंजीन के 6 बॉन्ड कार्बन कार्बन, दे आर इन बिटवीन दिस एंड दिस। बेंजीन का के अंदर all the bonds, these are all carbon atoms and represent this resonance hybrid। और सारे बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पर वो होता है 1.39 एम्स, ठीक है। इन बिटवीन वन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, and this happens in
sorry, this happens in monoxide, this happens in dioxide, और ये generally किसी अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और जिसमें ऑक्सीजन अगेन इज बॉन्डेड टू सम अदर एटम. सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन 1.43 एंगस्ट्रॉम या 143 पिकोमीटर, 120 picometer or 120 angstrom. Picometer is 1 picometer is 10 to the power minus 12 meter and 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. ठीक है. Carbon nitrogen single bond 1.47, carbon nitrogen is double bond is 1.28 and carbon nitrogen triple bond is 1.15. ठीक है. कार्बन नाइट्रोजन से कार्बन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन नाइट्रोजन से कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. एक कार्बन एटम कॉमन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन छोटा होता है, नाइट्रोजन बड़ा होता है, तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग या कार्बन 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 ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों को कंपेयर करेंगे तो भी हमको सेम ऑर्डर एंड इट इज अफर्मिंग द वैलिडिटी ऑफ वेरियस फैक्ट्स. यहाँ पर the third factor or the fourth factor rather, ये एग्जांपल्स नोट कर लिए हम लोगों ने. हेलो, noted. हाँ सर. Okay. Then we have resonance, which again affects the bond length. ठीक है. डिलोकलाइजेशन यहाँ पर हुआ, रेजोनेंस हुआ. रेजोनेंस की वजह से हमारा ये बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज कर जाता है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है. ठीक है. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये लेंथ है और ये लेंथ है. अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज करता है, इन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1 और 2 के बीच में, तो बॉन्ड लेंथ भी इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा. इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके. और ओके, इसमें कुछ एक्चुअली केक्यूल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कुछ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, कुछ बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं. जैसे ये डबल है, ये डबल है, ये डबल. तो इन तीनों का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. और इन तीनों का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सॉरी, इनका इंक्रीज हो जाएगा जिनको टिक किया है, और इनका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. सिंगल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया है 1 के कंपैरिजन में, और जहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 था वहां से डिक्रीज हो जाएगा. इज दैट ओके? हेलो, आई सेड इज दैट ओके? Yes. ओके. So exactly ये एग्जांपल लिया हुआ है. We have some more examples. BF3, BF4 minus. BF3 में the bond order is going to be 4/3. BF3 के अंदर the bond order is going to be 4/3. BF3 कैसा होगा? It is going to be boron double bonded F minus plus F and F, boron F double bond F, single bond F,
plus and minus. Then we have B and plus and minus. And ultimately we have this structure which is a resonance hybrid of all these three structures. And the bond order in this, यहाँ पर हर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा that will become 4/3. 4/3 होने की वजह से सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है BF वाला, BF का बॉन्ड लेंथ जो है बोरॉन क्लोरीन का बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, उसके कंपैरिजन में ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, छोटे रहेंगे. ठीक है. BF4 माइनस में ऑन कॉन्ट्रैरी क्या होएगा, देयर आर गोइंग टू बी 4 बॉन्ड्स, 4 बोरॉन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 4 बोरॉन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड. ठीक है. तो सबका क्या होगा, लेंथ जो होगा, देयर इज नो रेजोनेंस ओवर हियर, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा एंड द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी स्मॉल. ठीक है. सिमिलरली मोनोक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड, डाइऑक्साइड या सिंगल डबल बॉन्ड जहां भी रहेगा डाइऑक्साइड में. कार्बोनेट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कार्बोनेट में द बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 1.33, 4/3. ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन दोनों से छोटा, बेसिकली ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसका होगा. Am I making sense? कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.33 मिल रहा है, बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हुआ है. कार्बोक्सिलिक आयंस अगर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के आयंस, तो यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड होता है माइनस, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ये माइनस हो जाएगा. इट विल बी समथिंग, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दोनों जगह पे देयर विल बी डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज एंड दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है दे विल लाई इन बिटवीन 1 and 2 बॉन्ड ऑर्डर्स. ठीक है. एग्जैक्टली दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो रहता है 1.5 रहता है. बोथ द बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी. इज दैट ओके? अब इनको और इनको कंपेयर करना है कि किसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ ज्यादा या कम होगा. तो वी कैन डू इट जस्ट बाय कंपेयरिंग द बॉन्ड ऑर्डर, और वो बॉन्ड ऑर्डर हमको अभी रेजोनेंस की वजह से मिल रहा है. ठीक है. इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 1.33, इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 1.5. अब तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाला का लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और कम बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. इज दैट ओके? तो फाइंड आउट कैसे किया बहुत सारा, क्या क्या, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कैसे किया? total structure, total canonical structures divided by total number of bonds in all canonical structures between two atoms divided by total number of canonical structures. यही करते थे ना रेजोनेंस के टाइम पे, रिमेम्बर H2SO4 वगैरह का करके सिखाया था ना. सल्फेट का स्पेशली मेरे ख्याल से किया था हमने, बेंजीन का भी किया था और भी 2-3 मॉलिक्यूल्स का किया था मैंने, मुझे याद है. इनफैक्ट कार्बोनेट का भी किया. Do you want me to do it again? Carbonate is something like this. यहां से ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके
और पाई बॉन्ड बना लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, O माइनस एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों का मिला करके कैनोनिकल हाइब्रिड क्या होगा, CO, and it is going to look something like this, minus, sorry not minus, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर माइनस। ठीक है, अब ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये और ये को अभी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल 4 बॉन्ड है, तो 4, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं, 3, देयर विल बिकम 1.3। इज दैट ओके? ये वाले बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका भी 1.33 ही रहेगा, 2 1 3 1 4 बाई 3, इसके लिए 2 + 2 बाई 3। Am I making sense now to all of you? हाँ, आदित्य आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करने नहीं आता है, सो यू माइट फील सम ट्रबल, और आपको वीडियोस देखने होंगे थोड़े से। ठीक है, यूट्यूब पर जो वीडियो रखा हुआ है, हाँ बोलिए। Similarly, carboxylate ion का canonical structure, sorry, hybrid structure is going to be like this, और यहाँ पर दो ही स्ट्रक्चर रहेंगे, एक बार कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और दूसरी बार कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ रहेगा। दोनों स्ट्रक्चर में किसी भी एक कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं तो देयर विल बी 3 bonds and there are 2 canonical structures and therefore it is going to be 3/2। ठीक है, am I making sense? Yes. Due to resonance, bond order between atoms changes, leading to change in bond length.
क्या हुआ? सॉरी, विजिबल या और? हेलो सर। हाँ बोलिए। श्री। हेलो सर। बोलिए। तो इंग्लिश में मैं बच्चे को भेजना है। 3 बजे 3 बजे। 2 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा, 3 बजे आऊंगा, मतलब 2 एग्जैक्टली कितने बजे आ रहा हूँ खैर बता देता हूँ। इज दैट ओके? Resonance has a say over bond order and bond length in a molecule. Can I go to next page? Noted. Okay. हाँ सर। The next thing which affects the bond length is hybridization. Increase in percentage S character implies decrease in bond length. That's pretty obvious. S का कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब S ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। S का साइज छोटा होता है, P का साइज या D का साइज बड़ा होता है। तो S का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मतलब छोटे साइज के ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, दैट मींस बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी स्मॉलर। बड़े साइज के ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। Am I making sense? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हर्षित, यस। अथर्व, आपको? हाँ सर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी हर्षित, क्या बोला आपने मित्र? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, इसलिए मैं रिपीट करने के लिए बोला। हेलो, एक बार फिर से बोल के ट्राई करो। व्हाट सर? हर्षित कुछ पूछ रहा था ना। हर्षित, हर्षित,
have safe. So carbon-carbon single bond will have our largest length, followed by carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. बॉन्ड ऑर्डर से भी बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर से भी बोल सकते हैं, दोनों के साथ में रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल में ये बताया गया है। मेनी टाइम्स होता क्या है ना कि आपका बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस बेसिकली हर जगह पर होना जरूरी नहीं है। Am I making sense? कैरेक्टर परसेंटेज कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर वी कैन मोर इजीली जज इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स में जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पर के लिए बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी नहीं, उसके बगैर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट जहां पर ये रेजोनेंस नहीं है, वहां पर इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू हैव दिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इन प्लेस, जिसके थ्रू हम बॉन्ड लेंथ प्रेडिक्ट करते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट थिंग इज वी हैव अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ in O2F2 molecule and H2O2 molecule. Is that okay? Yes. देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डोंट लुक मच इनटू इट, मैं समझा देता हूँ, फिर यू कैन इजीली गेस थिंग्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा EN बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लोरीन किसमें ज्यादा होगा? ऑक्सीजन क्लोरीन में डेल्टा एन ज्यादा है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में डेल्टा एन ज्यादा है? डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लोरीन का कितना होता है पाउलिंग स्केल पे? यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन पाउलिंग स्केल क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा? मुझे नहीं पता। थैंक यू। ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन से याद नहीं रहेगा ना, तो पूरी केमिस्ट्री याद करते हो बैठ के। ठीक है, हर जगह पर मार्क करके बता करके देता हूँ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के बारे में बोला था मैंने, याद करना पड़ेगा कि नहीं बोला था? नहीं बोला था, याद करना पड़ेगा। 9.6 और कुछ? वेरी गुड। हाँ, आपको याद है अठर, हेलो, हाँ, डिफरेंस ज्यादा होएगी वहां पर चार्ज का बिल्डअप जो होएगा ना, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव, वो ज्यादा होएगा। मैं मेकिंग सेंस? यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव का बिल्डअप जो होएगा दैट इज गोइंग टू बी मोर। यहाँ पर डेल्टा निगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव का बिल्डअप, यानी इसका डेल्टा पॉजिटिव का वैल्यू जो होगा
वो इस डेल्टा निगेटिव या इस डेल्टा पॉजिटिव के वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सर बट उससे तो फिर वो अट्रैक्ट होना चाहिए ना। कौन अट्रैक्ट होना चाहिए, ये दोनों ना, ये दोनों तो ऑलरेडी बॉन्डेड है। सर नहीं वो OH वाला H2O2 वाला। कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कहाँ है, अबे एरो यहाँ पर थोड़ी है, यहाँ पर एरो है ना बीच में, दैट इज देयर टू इंडिकेट द बॉन्ड लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड। ठीक है, सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन पुटिंग एन एरो एट द एंड, यहाँ पर ये गलती से हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, वेयर इज इट मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, ये इंडिकेट करने के लिए होता है। और एरो का हेड अगर यहाँ पर है देन दैट इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, ये एरो का मतलब और इसका मतलब अलग अलग है। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस इज अ मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर towards a particular atom or to indicate the polarity। बात समझ में आ रही है हम लोगों को, यस सर। वेरी गुड। हाँ बोलो, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव पोलराइजेशन पढ़ाया था, पार्शियल चार्ज पढ़ाया था, हाँ राइट, देयर इज पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर बोलने का सर बेसिकली, हाँ बोलो ना। सर मतलब आपने मतलब वो बताया था कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स का जो ये है वो ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन के पास रहेगा, और फिर बाद में और एज कम्पेयर टू O2F2 मतलब कि हाइड्रोजन H2O2 के पेरोक्साइड में। ज्यादा देर तक वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम रेजोनेंस में एक्सप्लेन करते टाइम बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन के टाइम पर द स्टेटमेंट इज almost permanent shifting of electron pair, bond pair towards one particular atom। पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट आपने जो डेफिनेशन बताया पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट का, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में जो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है ना, उसका मतलब आपने अभी बताया मुझे, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा निगेटिव जो होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम इस फॉर्मेट में स्पेंड कर रहा है, या 5 स्ट्रक्चर है उसमें से 3 स्ट्रक्चर में अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ज्यादा टाइम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए देयर इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दैट इज नॉट ट्रू ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ पर हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। द बॉन्ड पेयर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। In first case, it is fluorine which is more electronegative and oxygen is less electronegative। ठीक है, अब but difference is not that great, therefore ये डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव जो है मे बी E/8 या E/10 के बराबर रहेगा। बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो पार्शियल चार्जेस रहेंगे वो मे बी E/2 E/3 के रेंज में रहेंगे। इज दैट ओके? यस सर। तो अब यहाँ पर डेल्टा निगेटिव ऑफ ग्रेटर चार्ज वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव विथ लेसर चार्ज वैल्यू, रिपल्सन दोनों में ज्यादा कहां पर होगा? डेल्टा नेगेटिव विद ग्रेटर चार्ज वैल्यू। विथ ग्रेटर चार्ज वैल्यू,
डेल्टा नेगेटिव बेसिकली जिसके ऊपर भी ये चार्ज वैल्यू ज्यादा रहेगा उसमें रिपल्सन तो दोनों में ही होना है, बट जिसमें ज्यादा रिपल्सन रहेगा उसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसमें कम रिपल्सन रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रिलेटिवली कम रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो राइट वाले का राइट वाले का रिपल्सन ज्यादा होगा इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो अब देखो पोलैरिटी आपको कैसे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करने में हेल्प कर रहा है या जज करने में हेल्प कर रहा है इन ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम्स। इज दैट ओके? इसमें बाकी कोई पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे, इट इज ओनली दिस पोलैरिटी जिसके बेसिस पर कंसेक्यूटिव एटम्स जिनका बॉन्ड लेंथ देखना है उनकी पोलैरिटी के बेसिस पर हम जज कर पा रहे हैं। इसमें और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर वो काम कराओगे, राइट? नाउ रीड द दिस थिंग। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डेल्टा EN between O and H is greater, hence bond pair will move more towards oxygen, will move more towards O, thereby increase in electron density on both oxygen, leading to more repulsion and thus have a greater bond length. Fine. क्लियर है? एनी डाउट? हाँ सर। नो। ठीक है, नोट हो गया। कैन आई गो डाउन? हाँ। NF bond in NF3 is longer than expected. Explain. Why is this happening? So previous person ने ऐसे कुछ small bond है। Larger bond है क्योंकि ज्यादा रिपल्सन। So more repulsion. हाँ, ज्यादा रिपल्सन मतलब ज्यादा बॉन्ड है। But sir अगर हम लोग O1H and O1F को bond है। ONH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो वो possible। तो दोनों की साइज के बेसिस पर करोगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन में बड़ा कौन होता है? क्लोरीन, तो वो एक बड़ा हो जाएगा, तो फिर बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से। वो एक बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। Next question is NF bond in NF3 is larger than expected. Explain. Basically इसमें होता ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं दो एटम्स के ऊपर, तो बॉन्ड पेयर जो होता है ना
वो रिपेल होता है, या फिर एटम्स एक दूसरे को बॉन्डेड होने के बावजूद रिपेल कर रहे होते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करती है। दोनों एटम्स बॉन्डेड एटम्स पे अगर लोन पेयर है, ठीक है, अवेलेबल है, तो those lone pairs have a repulsive effect due to which आइडियली जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, यानी बेसिकली NF3 का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए रेडियस प्रेडिक्शन के हिसाब से, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लार्जर, एंड दैट स्लाइटली लार्जर इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ lone pair repulsion between bonded atoms. Lone pair repulsion between bonded atoms. Nitrogen lone pair and fluorine lone pairs are repelling each other. इसलिए the ideal bond length which is expected between nitrogen and fluorine based on their atomic radii, the NF bond length is going to be larger than that. NF bond length is going to be, the real NF bond length is going to be larger than that. ठीक है? फिर OF2 में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? किसमें? OF2 में भी ऐसा हो रहा है। OF2 में ऐसा नहीं हो रहा है, ये किसने बोला? नहीं, O2F2 नहीं, OF2 OF2 में भी होएगा, O2F2 में भी होएगा, OF2 में भी होएगा, हर जगह होएगा। बट वो कहाँ कंपेयर करने के लिए कहाँ दिया हुआ है आपको? कहीं पे दिया हुआ है? OF2 में भी सेम चीज होएगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। इसके लोन पेयर, इनके लोन पेयर्स के साथ रिपल्सिव ये में रहेंगे रिलेशनशिप में, एंड दिस बॉन्ड लेंथ विल अगेन बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ओके, यस सर। ठीक है। So this is a key pointer which we have to note and keep it with us. ठीक है? हाइड्रोक्सिल अमाइन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ is again going to be greater than expected because of same reason. ठीक है? अब there can be multiple examples. ठीक है? OF2 या OCl2 Cl2O, ठीक है, ICl और ClBr, ठीक है, ये सारे केसेस में एग्जैक्टली यही होने, सारे में बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लेसर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है? यस सर। चलेगा, नोट कर लो। So the third parameter under discussion is bond energy or bond strength. This is also known as bond strength. Or bond energy is an indicator of bond strength. Rather, we should call it that.
Okay. The factors affecting bond energy are, obviously हमने डिस्कस किया था, bond energy is going to be inversely proportional to bond length. बट यहाँ पर एग्जैक्टली ये होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है, one of the atoms between the two molecules or the two system we are comparing should be same. एक एटम को सेम होना पड़ेगा, चाहिए या होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं. अगर दोनों ही डिस्क्रीट सेट्स है तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको. मेकिंग सेंस? हेलो, Yes, sir. ठीक है. One of the atom in two molecules or two sets of bond must be under consideration must be same. तभी ये रूल को लगा सकते हैं. बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, और डेल्टा ई एन जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा, ठीक है. तो ऊपर वाला वो तो नीचे से लगना है. क्या क्या? One of the atom. Yes, it is true for both of them. कोई भी चीज को अगर कंपेयर कर रहे हो उसमें एक एटम सेम रहना चाहिए. दो सेट को, दो चीजों को अगर कंपेयर कर रहे हो उसमें एक एटम सेम रहना चाहिए. दोनों डिफरेंट होंगे तो द कंपैरिजंस आर गोइंग टू बी वियर्ड. I mean, these things may not apply altogether. Third one is bond energy is directly proportional to bond order. तो ये नीचे वाला सी फॉर्म में तो हम लोग ने प्रीवियसली जो देखे थे वो वैल्यूज के साथ Sorry. कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के जो वैल्यूज दिखे थे उसके अकॉर्डिंग सी बॉन्ड. हाँ. Next one is bond energy is directly proportional to bond order. Greater the bond order will be,
greater will be the bond energy and shorter will be the bond length. Bond energy is also directly proportional to increase in or या फिर percentage is character. जितना कम hybridization speed रहेगा यानी उतना S character ज़्यादा रहेगा और उतना ज़्यादा bond energy रहेगा. So please take this down. अच्छा ये वाला जो एक है ना एग्जाम्पल, इसको अभी मैं येलो मार्क करके रख रहा हूँ. This falls under certain exception. It is part of converting exception. When it comes to bond energy, this one is part of an exception. ठीक है, but I'll confirm it tomorrow. I'll check it and then confirm it. There is something, some story related to it. I don't remember it exactly. There is something. So I'll let you guys know about ये वाला से. Bond length में वो सही है, कोई issue नहीं है. Bond energy के time पर there is some discrepancy in this. bond energy bond length के inversely proportional ये जनरल होता है, ठीक है, उसमें क्या है bond हर जगह करता है. यहाँ पर there is something funny, कुछ तो होता है funny. The bond energy does not comply with the bond length order. ठीक है, और ये funny behavior जो है that is displayed when we have compounds of carbon, nitrogen, carbon, oxygen. मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलता है, जिस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के साथ उस टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, कुछ और टाइप के प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी पे ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है. सो ये वाले का वैल्यूज मैं कल बताऊंगा, आज के लिए रहने देते हैं. कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आई गिव. ठीक है, this is perfectly fine, no issues. Bond energy is directly proportional to bond order. Bond energy is directly proportional to percentages character. यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली होना ये चाहिए. फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए. फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, उनका बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा है. दिस वुड बी इजीली ब्रेकेबल, बट दिस डज नॉट हैपेंस और दिस इज नॉट रियलिटी. ठीक है, रियलिटी जो है वो ये है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी होती है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन. और दिस इज attributed to the lone pair repulsion. The lone pair on fluorine and fluorine are concentrated into a very small spherical zone compared to chlorine lone pairs and bromine lone pairs. सब में तीन ही लोन पेयर्स होते हैं, बट फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो उसपे वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कॉम्पैक्टली आउट बैलेंस सेल में बैठे हुए होते हैं कंपेयर टू क्लोरीन एंड कंपेयर टू ब्रोमीन, जिसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन फ्लोरीन एटम्स. स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन बैलेंस cell lone pair electrons of fluorine atoms, which leads to significant ये bond length नहीं, significant
डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी। बेसिकली बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ करके इनसे बड़ा नहीं होता, ठीक है, बट परसेंटेज इंक्रीज जो बॉन्ड लेंथ का होगा ना फ्लोरीन के केस में, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, ठीक है, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर इन फ्लोरीन। मतलब होना चाहिए था दोनों के रेडियस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 100 यूनिट्स, इस केस में इट इज गोइंग टू बी मे बी 135 to 140 यूनिट्स, ठीक है, दैट मीन्स अराउंड 40% इंक्रीज। इनके केस में अगर एक्सपेक्टेड रहेगा 200, तो इसमें भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है, बट इसमें द इंक्रीज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, 40% नहीं होता है, इट इज अराउंड 10% इंक्रीज फ्लोरीन में। ब्रोमीन में द इंक्रीज इज गोइंग टू बी मोर, आई मीन इट्स गोइंग टू बी मच लेसर। 10 अगर क्लोरीन में है तो ब्रोमीन, या 7 अगर क्लोरीन में है तो ब्रोमीन में मे बी 3 या 4 रहेगा। आयोडीन में बस नाम मात्र का इंक्रीज रहता है, 1% और लेस देन 1%। इज दैट ओके? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो ऊपर वाला 2 ऑर्डर है, नीचे वाला एक्सपेक्टेड। क्या क्या? ये वाला एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्चुअल ऑर्डर है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं फ्लोरीन और फ्लोरीन का एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ था 100 पिकोमीटर, एक्चुअल हमको मिलता है 140 पिकोमीटर। तो एक्सपेक्टेड के कंपैरिजन में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ इसका? 40%। क्लोरीन में एक्सपेक्टेड है 200 पिकोमीटर और रहता है 214 पिकोमीटर। ठीक है, so the percentage increase is just 7%। ब्रोमीन में एक्सपेक्टेड इज, सर 7% कैसे? अरे 14 का इंक्रीज ऑन 200 pm है तो 7% ही होगा ना। ब्रोमीन का सपोज 250 था एक्सपेक्टेड और रहता है 260, ठीक है, तो दिस विल बिकम 10 अपॉन 250, 4% इंक्रीज। और आयोडीन का बॉन्ड जो है ये एक्सपेक्टेड है रहेगा 280, रहता है मे बी 283, ठीक है, तो इट विल बी 1% इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? अब ये परसेंटेज क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस। रिपल्सन जो है, रिपल्सन का ऑर्डर जो है या एक्सटेंट जो है, दैट कैन बी गेज्ड विथ दिस ओनली। परसेंटेज इंक्रीज से हम लोग गेज करेंगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिस पर नहीं करते हैं ना। अगर अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिस पर करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी हेवे। ये बात अभी समझ में आई? थोड़ी सी नहीं आई है, और एक्सप्लेन करो। सी, मेरा पॉइंट सिर्फ ये, यहाँ पर पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन वाले केस में ये जो लोन पेयर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, they are in much close proximity, repulsions are stronger, तो रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर डिस्टेंस परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बढ़ गया, हेलो सर मुझे हाँ क्वेश्चन है सर। हाँ सुचिता बोलिए। हेलो
सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहा है, हाँ सर वो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब डिफरेंस अपॉन एक्चुअल इंटू 100 होता है ना। डिफरेंस इनटू एक्चुअल अपॉन 100, ठीक है, बट यहां पर जो एक्चुअल है, ठीक है चलेगा, नंबर्स को अलाइन करना पड़ेगा फिर अकॉर्डिंगली, चलेगा, होता वही है। यहां पर जो निकाल के बताने की कोशिश कर रहा हूं वो द नंबर शुड बी अलाइंड अकॉर्डिंगली है, ऐसे कर लेते हैं ना नंबर्स को फिर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें रहना है तो आई कैन मेक इट 100 एंड दिस इज 60, सर ये ठीक है, एक्चुअल का नहीं है, जस्ट मैंने डेटा सेट कर दिया, एक्चुअल कुछ नहीं है। ये 200 था, 200 ना हो करके 184 हो गया, 86 किलोमीटर, ठीक है, ये हो हाँ गया सर। 200 पिकोमीटर 50 एंड ये हो गया 240 पिकोमीटर एंड ये हो गया मे बी 280 पिकोमीटर और ये हो गया 277 पिकोमीटर, ठीक है। हाँ सर। तो अभी परसेंटेज इंक्रीज यहीं रह गया। अब चूंकि यहाँ पर सेपरेशन उसका सबसे ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, रिपल्सन की वजह से, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगा परसेंटेज वाइज भी, परसेंटेज वाइज, ठीक है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी उसका सेपरेशन ज्यादा, परसेंटेज वाइज सेपरेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ गया है, तो द अमाउंट ऑफ energy which is required to break it, further separate it in or to make them independent will decrease, I mean will be uh, much lesser compared to what it would have been expected based on this strong bond length or this smaller bond length। ये बात समझ में आ रही है? अगर बॉन्ड लेंथ इतना कम होता तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड हैव बीन लोअर, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के कंडेंस्ड होने की वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ परसेंटेज वाइज बढ़ गया है, ठीक है ना, और इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर परसेंटेज वाइज काफी बड़ी काफी बड़ी हो गई है, मे बी 40% यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास ही उसका बॉन्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड 60% ऑफ द एनर्जी, जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी है उसके कंपैरिजन में जब 60% बॉन्ड एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल गेट थ्रू, और वी कैन सेपरेट फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन में जो एक्सपेक्टेड है उसके कंपैरिजन में 93% एनर्जी देनी होगी, और ब्रोमीन ब्रोमीन में जो एक्सपेक्टेड है उसका 96%, आयोडीन आयोडीन में एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऑलमोस्ट 99% एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो चेंज हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू के कंपैरिजन में डिफरेंट परसेंटेजेस, उसके बाद हमको ये ऑर्डर एक्चुअली मिल जाता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा डिमांड हो जाता है, ब्रोमीन कम्स देन फॉलोड बाय क्लोरीन एंड फॉलोड बाय आयोडीन, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? यस। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन, दिस इज easier to understand। फ्लोरीन फ्लोरीन का सबसे कम क्यों होगा? सबसे ज्यादा रिपल्सन की वजह से, ठीक है। इसमें उससे कम रिपल्सन, इसमें उससे कम रिपल्सन, इसमें कोई रिपल्सन नहीं। मेकिंग सेंस? ओके।
बॉन्ड ऑर्डर के बाद नेक्स्ट थिंग इज डायपोल मोमेंट और पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है, एंड इसका effects and comparison in different molecules. So just take it down. What is dipole moment? एक second. ये वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे, आप लोग हेडिंग पहले लिखो, डायपोल मोमेंट न्यू इट्स इफेक्ट नहीं, इट्स अ डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर खत्म हो गए। हाँ, नाउ वी आर इनटू डायपोल मोमेंट, इट इज अनदर सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन। डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं एंड यहाँ पर दिस विल राइट इट्स इफेक्ट एंड कंपैरिजन। Effects and comparison. ठीक है, what is dipole moment? When atoms having different electronegativity comes closer to form bond, the bonded pair of electrons remain more attracted towards the atom with high electronegativity. This shifting of bonded electron towards the atom with higher electronegativity leads to development of partial charge on constituent atoms. This is called polarity. The quantitative ability of polarity is explained or emphasized through bond moment. ठीक है, bond moment is the dipole moment associated with a bond between two atoms, and sum total of or vectorial sum total of bond moments is known as dipole moment of the molecule. Vectorial sum of bond moments is known as dipole moment of the molecule. ठीक है, so ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक साथ नोट कर रहे पहले। क्या? हाँ, वो हेडिंग पॉइंट जो है वो बाद में, वो जो था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट विल कम लेटर। नहीं छोड़ना है, पहले डेफिनेशन बाद में, वो कुछ और बता रहा था उस चक्कर में वो ऊपर में आ गया, उसको वहां से मैं हटा ही देता हूँ।
Yes. So bond moment is charge into, or bond moment is actually dipole moment of physics. केमिस्ट्री में हम उसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं. सो बॉन्ड मोमेंट इज नथिंग बट चार्ज और पार्शियल चार्ज and d is distance of separation. Distance of separation. Is that okay? अब दूसरी चीज, केमिस्ट्री में जो डायपोल मोमेंट होता है, ये एक अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक यहाँ पर डायपोल बनेगा, एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक बॉन्ड मोमेंट बनेगा, इस बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग दूसरा बॉन्ड मोमेंट, तीसरा बॉन्ड मोमेंट और ये चौथा बॉन्ड मोमेंट. ये चारों बॉन्ड मोमेंट्स का जब मैं वेक्टर एडिशन करूंगा, ठीक है, ये चारों बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर एडिशन जो होगा दैट इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट. ठीक है, चारों बॉन्ड मोमेंट्स का वेक्टर सम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट. इज दैट ओके? This point you may not need to write, but vector addition vector होगा. तो blue वाला का क्या क्या blue वाला ये नोट करना है, और ये बीच का नहीं ये बनाना है. यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा, इसके हिसाब से ये पार्शियल पॉजिटिव होगा. इधर के कम का कंपेयर करेंगे तो ये डेल्टा निगेटिव, बट ये डेल्टा सेम नहीं रहेगा, इसको डेल्टा डैश बोलते हैं. डेल्टा डैश, सॉरी निगेटिव बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा डैश पॉजिटिव, ये डेल्टा डैश पॉजिटिव, और इनके करस्पॉन्डिंग ये कार्बन जो होगा वो डेल्टा डैश निगेटिव रहेगा. और नेट चार्ज जो इस पर रहेगा, पोलैरिटी वाला चार्ज, वो रहेगा ये डेल्टा डैशेस का समीशन प्लस डेल्टा प्लस का समीशन. ठीक है, एनीवे नेवरदलेस, और ये डायपोल मोमेंट जो होते हैं वो कुछ इस तरह से डिनोट किए जाते हैं. एक एरो विथ अ वर्टिकल, और ये एट द टेप, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द टेप. ठीक है, ये जो होता है एंड दैट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट. ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्शंस जो होंगे वो इस तरह के होंगे. इज दैट ओके? और यहाँ पर ये Yes. इस तरह से होएगा. मैंने ये नोटेड डाउन. एंड ये नोट करके हो गया, तो जस्ट नोट दिस थिंग एंड वी विल स्टॉप हियर. ठीक है, ये नोट कर लो, और सब कुछ बता चुका हूँ तो ये पॉइंट भी नोट कर लो. सर उसका रिप्रेजेंटेशन वाला सर वो स्ट्रक्चर में वो इधर ऑर्डर क्या बताऊं? कि वो डायपोल कैसे करना है.
देखिए कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर पता नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ याद रखा है मैंने? हाँ पता है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस बॉन्ड के लिए इधर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा और इधर डेल्टा नेगेटिव रहेगा। अब रिप्रेजेंट करते टाइम हम इधर एरो का हेड रखेंगे और ये टेल रखेंगे। सिमिलरली इधर भी यही चीज आएगा और इधर भी यही चीज आएगा। इस केस में क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, राइट, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट। और कुछ जानना था तो जल्दी से नोट करिए। नोट किया? ये फोटो लो, इसका फोटो लो, तुम बैठ के नोट करते रहना। अब फोटो है फोन, जल्दी से लो, ये पूरे का फोटो ले लो। ये तो खैर अगले लेक्चर में समझाऊंगा मैं, बट ये ले लो, ये समझा दिया और बैठ के नोट कर लो। सेम